हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक जो है वो समझदार वेल्डिंग का प्रोसेस वेरिएबल की स्टडी करना है। लेकिन सबसे पहले मैं जो हूँ इस बात को बता दूं आपको कि कल के लेक्चर में एक करेक्शन है। उस करेक्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है। कल मैंने आपको लास्ट लाइन लिखवाई थी कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप एंड वर्क शुड बी 25 to 40 mm। तो एक्चुअली वो नहीं है, मैं उसको करेक्ट कर लेना, ऐसे नहीं लिखना है, वो उसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रोड गन है या फिर वेल्डिंग गन है, जो भी आप कहना चाहें इसे। ये ठीक है, इस तरीके से होगी। यहां से आपका इलेक्ट्रोड बाहर आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड है, और ये आपका आर्क है। दिस इज द आर्क। ठीक है, आर्क। तो इसमें कुछ चीजें जो आपको समझनी है वो समझ लीजिए। ठीक है, पहली चीज ये बच्चों कि ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जहां इलेक्ट्रोड वेल्डिंग गन का या इलेक्ट्रोड गन का ये जो पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं करंट पिकअप टिप। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं करंट पिकअप टिप। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये जो है बच्चों आपका ये वाला हिस्सा जो है बच्चों, ये कहलाएगा बच्चों आर्क रूट। आर्क रूट, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है आर्क का, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं आर्क फेस। ठीक है, ये आर्क है बच्चों, दिस इज आर्क, और ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों करंट पिकअप टिप और आर्क रूट के बीच की, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, करंट पिक अप टिप एंड आर्क रूट। इसे हम कहते हैं बच्चों स्टिक आउट लेंथ। स्टिक आउट लेंथ, इसको हम कहते हैं बच्चों स्टिक आउट लेंथ। ठीक है, ओके। अब स्टिक आउट लेंथ ये हो गई है बच्चों। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको याद रखें। दूसरी ये बच्चों की डिस्टेंस बिटवीन करंट पिकअप टिप एंड बेस मेटल इट शुड बी 25 to 40 mm। ये वो डिस्टेंस है जो मैंने आपको कल गलत लिखवा दी थी। वो बोलने में थोड़ा सा समझने में हेरफेर हो गया, आप लोगों को इसे करेक्ट कर लेना है कि यहां से बेस मेटल, मान लीजिए यहां पर बेस मेटल है आपकी, दिस इज द, या नीचे ले लीजिए इसे, ये आपकी बेस मेटल है, मान लीजिए दिस इज द बेस मेटल। तो ये डिस्टेंस जो होती है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस, ये 25 to 40 mm होती है। प्लीज इस बात को याद रखना बच्चों। इसी में ये यहां से यहां तक स्टिक आउट लेंथ हो गई है इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो इस डायग्राम के साथ आप लिख लेना स्टिक आउट लेंथ। ठीक है, इसको लिख लेना, आप बना लेना डायग्राम के साथ, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। वेल्ड बीट की ज्योमेट्री कैसी होती है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स पे। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर्स पे। तो इसमें सब, तो जब किसी भी वेल्ड की बीट की ज्योमेट्री या शेप अगर आपको सिर्फ डेटा देखकर बता देनी है कि कैसा बनेगा वेल्ड बीट, तो आपको कुछ चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज है बच्चों वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट सबसे पहला प्रोसेस पैरामीटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है वेल्डिंग करंट। आपको ये बताना है। ठीक है,
अब जैसे जैसे, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं लिखूंगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है, एज वेल्डिंग करंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेल्डिंग करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्क ऑन बेस प्लेट ऑन वेल्ड पूल इंक्रीजेस। जैसे ही आपका करंट इंक्रीज होगी, जो प्रेशर आर्क वेल्ड पूल पर डालता है बच्चों, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, देन मेटल फ्रॉम डेप्थ ऑफ बेस मेटल will get मेल्ट। इससे जो अंदर गहराई तक जो है बेस मेटल की मेटल जो है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस मेटल है, ठीक है, ये बेस मेटल है। मान लीजिए आपने करंट लो रखी, करंट लो, तो यहां तक आपका वेल्ड पूल बनेगा। मान लीजिए दिस इज द वेल्ड पूल, यह फॉर लो करंट। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप करंट बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा और गहरा हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ये, तो ये जो होगा बच्चों फॉर हाई करंट। रीजन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि जो प्रेशर होता है आर्क का किस पर, वेल्ड पूल पे, वो ज्यादा लगता है। जब किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ज्यादा गहराई में जाकर मेटल को मेल्ट करेगा। ठीक है, मेटल को मेल्ट करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, डेप्थ ऑफ वेल्ड जो है वो डेप्थ ऑफ वेल्ड रिमेन्स सेम, ये लगभग सेम रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि अगर मैं 3 वेल्ड आपको बना के दिखाऊं अलग अलग करंट सेटिंग के साथ, ठीक है, मान लीजिए आपकी बेस प्लेट है, अच्छी सी बेस प्लेट लेते हैं, हाँ, मान लीजिए आपकी बेस प्लेट है। अब इस बेस प्लेट पर आप 3 अलग अलग करंट सेटिंग के साथ वेल्ड करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि जो पहला वेल्ड है इसके ऊपर अगर मैं मान लीजिए लिख देता हूं 200 एम्पियर, 200 एम्पियर के साथ ऐसा वेल्ड बनेगा। अब इससे अगला जो है बच्चों वो बनेगा 400 एम्पियर के साथ ऐसा, और ये बनेगा मतलब 400 से ज्यादा, कोई सा भी आप ले सकते हैं, 600 एम्पियर तक ये बनेगा। ठीक है, ठीक, तो जैसे ही वेल्डिंग करंट बढ़ती है, एज वेल्डिंग करंट इंक्रीजेस, देन फीड रेट ऑफ इलेक्ट्रोड, या तो इलेक्ट्रोड का या इलेक्ट्रोड वायर जो होती है, और वायर, वो आपका इंक्रीज होता है। जैसे ही करंट बढ़ता है वो इंक्रीज होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इससे क्या होता है बच्चों, सो वेल्ड बीड रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस। अब ये रीइंफोर्समेंट क्या है बच्चों, ये जो बेस प्लेट से ऊपर वेल्ड बीट का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है बच्चों, आपका रीइंफोर्समेंट। तो ये हिस्सा जो है यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा, ओके, ये कहलाता है रीइंफोर्समेंट। ये कहलाता है रीइंफोर्समेंट। क्लियर, तो ये भी आपका बढ़ता है बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके। सेम इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, नोट कर लीजिए ये बात, नोट, सेम इफेक्ट
will be observed by increasing current density. करंट डेंसिटी को भी बढ़ाने पर यही इफेक्ट देखने को सामने आएगा. व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट, सप्लाइड करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड. बस. तो यानी कि जितना पतला वायर लेंगे आप किसी गिवन करंट के लिए, करंट डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बच्चों. ठीक है. पेनिट्रेशन की अगर मैं बात करूं, पेनिट्रेशन, ठीक है. हाँ, पेनिट्रेशन की बात करूं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए, फॉर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तो आप नोटिस करना कि DCEP यानी कि रिवर्स पोलैरिटी ज्यादा होगी और DCEN यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी में ये कम होगी. ये आपकी क्या कहलाती है बच्चों? रिवर्स पोलैरिटी. रिवर्स पोलैरिटी. और ये होती है बच्चों स्ट्रेट पोलैरिटी. आपको पता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है बच्चों? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रोड का कंज्यूम होना जरूरी है. तो क्या होता है बच्चों? हम उसे रिवर्स पोलैरिटी के साथ यूज करते हैं. रिवर्स पोलैरिटी के साथ यूज करते हैं. याद रखें, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा तो वहां ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिससे इलेक्ट्रोड का कम कंजम्पशन या डिपोजिशन रेट बढ़ जाएगा. ठीक है. लेकिन इससे एक बात खास ये याद रखनी है आपको कि वेल्डिंग का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा होगा रिवर्स पोलैरिटी के साथ कंपेयर टू स्ट्रेट पोलैरिटी. इफेक्ट है अपना. ठीक है, इफेक्ट है. ओके, ठीक है. ओके, दूसरी आपको जो बात याद रखनी है बच्चों, ठीक है. हाँ, दूसरा जो पैरामीटर है, चलिए इसे अलग से बताता हूं. ठीक है. तो पहला पैरामीटर वेल्डिंग करंट हमारा पूरा होता है यहां पर. अब आते हैं हम दूसरे पैरामीटर के साथ. सेकंड पैरामीटर, वायर और इलेक्ट्रोड डायामीटर. ठीक है. बस अब ये एकदम समझ में आ जाएगा आपके कैसे, कि देखिए लोअर वायर, मैं वायर ही लिख रहा हूं, आप इलेक्ट्रोड भी लिख देना चाहे. डाया मीन्स हायर करंट डेंसिटी. ठीक है. फॉर ए गिवन करंट, कोई करंट सिंगल वैल्यू आपको दी गई है बच्चों, उसके साथ आप बस क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड डाया के साथ. अब इलेक्ट्रोड डाया जैसी कम होगा करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसी करंट डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? यही सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. तो बार बार इसे बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी. ठीक है. ओके, ठीक. बट विड्थ, एक सेकेंड मैं यहां पूरा ही लिख देता हूं. पेनिट्रेशन increases but width of weld decreases. ठीक है भाई. जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का या वायर का डाया कम करोगे आप, मान लीजिए पहले इतना था इलेक्ट्रोड का डाया, अब थोड़ा कम कर दिया, तो इससे जो आर्क जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, ये देखिए पहले इतनी विड्थ पे कंसंट्रेट था बेस मेटल के, इतनी, अब इतनी, तो विड्थ ऑफ वेल्ड घट जाएगी. देखिए यहां पे विड्थ इतनी है वेल्ड की है. विड्थ ऑफ वेल्ड से क्या मतलब होता है? यहां पे देख सकते हैं आप, दिस इज द विड्थ ऑफ वेल्ड. ये होती है बच्चों विड्थ ऑफ वेल्ड. ये और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है पेनिट्रेशन. तो ये फर्क आ जाता है बस, कि यहां पर विड्थ सेम रही थी कब? जब हमने करंट बढ़ाई थी. लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रोड का साइज घटाया, विड्थ कम हो जाएगी, बाकी पेनिट्रेशन अब भी बढ़ेगा क्योंकि करंट डेंसिटी आपकी बढ़ेगी.
करंट डेंसिटी आपकी बढ़ेगी, याद रखना बच्चों। क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3 इज वेल्डिंग वोल्टेज। वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अब इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेल्डिंग वोल्टेज जो होता है VW, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क लेंथ के। तो आर्क लेंथ के भी यही इफेक्ट होंगे जो कि वेल्डिंग वोल्टेज के होंगे, याद रखना भाई। आर्क लेंथ पे सीधा सीधा इफेक्ट किसका है? वेल्डिंग वोल्टेज का। तो सेम इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब याद रखना है, जैसे जैसे एज VW इंक्रीजेज, मैं से L ले लेता हूं, इंक्रीजेज, देन L इंक्रीजेज, N इंक्रीजेज। तो इससे क्या होता है? सो हीट कंटेंट या हीट एनर्जी ऑफ आर्क इंक्रीजेज। जैसे ही क्या होगा बच्चों, आपका वोल्टेज ऑफ वेल्डिंग बढ़ेगा, आर्क लेंथ बढ़ेगी, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो हीट कंटेंट जो है बच्चों वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक, बट spread of arc will also increase. जो आर्क का स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा। इसे कुछ कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, दिस इज द इलेक्ट्रोड, और ये इससे बनने वाला आर्क है, इसकी लेंथ इतनी है, दिस इज द लेंथ। अब सेम इलेक्ट्रोड पर आपने आर्क लेंथ बढ़ा दी ऐसे, ठीक है, ये आर्क लेंथ हो गई अब, ठीक है। तो एक आर्क लेंथ ये है L1 और एक आर्क लेंथ ये है L2, ठीक है। ऑब्वियस है L2 इज ग्रेटर देन L1, लेकिन स्प्रेड देख रहे हैं आप, दिस इज द स्प्रेड, ये होता है बच्चों आपका स्प्रेड ऑफ आर्क। ये आपका बढ़ गया, जैसी लेंथ बढ़ी ये भी बढ़ गया। तो इस हीट कंटेंट की वजह से हायर हीट विल मेल्ट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ बेस मेटल एंड फ्लक्स, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट होगी बेस मेटल भी उतना ही मेल्ट करेगी और फ्लक्स भी उतना ही मेल्ट करेगा, याद रखना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा बेस मेटल आपका मेल्ट होगा, बट स्प्रेड बढ़ जाएगा। क्या होगा बच्चों? स्प्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब स्प्रेड जब बढ़ेगा, बट इंक्रीज्ड स्प्रेड will increase width of weld, ठीक है। जाहिर सी बात है, पहले इतना वाइड बनना था वेल्ड आपका, अब इतना बन रहा है बच्चों, अब इतना बन रहा है ये। तो जाहिर सी बात है ना कि विड्थ बढ़ रही है बच्चों, विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, ओके, विड्थ बढ़ती जा रही है, और जब विड्थ बढ़ती जा रही है प्यारे बच्चों, तो इससे क्या होता है कि सेम वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड और सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल वगैरह जो मेल्ट हो रही हैं, उनके लिए क्या होगा बच्चों कि जो पेनिट्रेशन है वो घटता चला जाएगा। ये इसकी वो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो यही है बच्चों, ठीक है। तो समझिए, but increase spread will increase width of the weld and reinforcement आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब reinforcement भी इंक्रीज हो गया
और आपकी वेल्ड की विड्थ भी इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, सो पेनिट्रेशन विल डिक्रीज, पेनिट्रेशन विल डिक्रीज, पेनिट्रेशन आपका डिक्रीज होगा, पेनिट्रेशन आपका डिक्रीज होगा। तो इसे कुछ ऐसे समझते हैं हम एक डायग्राम की मदद से। ओके, ये हमारी मान लीजिए बेस प्लेट है, ठीक है। तो पहले ऐसे, 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 ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर आप देख रहे हैं ये रीइंफोर्समेंट है, ये रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पर दो चीजें हमें चेक करनी है, एक तो विड्थ, एक तो हमें चेक करनी है विड्थ, ये ठीक है। तो विड्थ आपकी बढ़ती जा रही है, पेनिट्रेशन घटता जा रहा है, क्यों, क्योंकि रीइंफोर्समेंट बढ़ता जा रहा है, रीइंफोर्समेंट बढ़ता जा रहा है। तो मान के चलिए ये 30 वोल्ट पर है, ये 40 वोल्ट पर है, और ये आपका 60 वोल्ट पर, मान जाइए इंक्रीजिंग। तो इस डायग्राम से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए, फॉर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है, कितना वोल्टेज सुटेबल रहता है बच्चों, 30 to 50 वोल्ट, 30 to 50 वोल्ट इज सुटेबल। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इस डेटा को याद करते चलना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 3 प्रोसेस पैरामीटर हमारे यहां पर होते हैं कंप्लीट। 3 प्रोसेस पैरामीटर में हमने जाना कि वेल्ड का जो शेप है, यानी कि उसका पेनिट्रेशन है, विड्थ है, उसके साथ क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात आती है बच्चों आपकी वेल्डिंग स्पीड की, फोर्थ, वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड के साथ क्या होता है, वेल्डिंग स्पीड आपकी mm पर मिनट में या सेंटीमीटर पर मिनट में, स्पीड जो होती है यूनिट, वही इसकी यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। अब याद रखना बच्चों, एज वेल्डिंग स्पीड इंक्रीजेस, वेल्डिंग स्पीड इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, कांटेक्ट टाइम और कंसंट्रेटेड टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ हीट, या तो आप कह दीजिए कांटेक्ट टाइम या कंसंट्रेशन ऑफ हीट, डिक्रीजेस with in between arc and base metal, बेस मेटल और आर्क के बीच का कांटेक्ट टाइम या आर्क के कॉन्सेंट्रेट होने का टाइम घट जाता है जैसी वेल्डिंग स्पीड बढ़ती है। भाई पहले तो आप धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं वेल्डिंग, धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं ऐसे, और फिर अचानक आप ऐसे चलने लगे, स्पीड बढ़ा दी, और फिर उसके बाद ऐसे चलने लगे, फिर और तेज चलने लगे, तो क्या होगा कि आर्क और वर्कपीस के बीच जो कांटेक्ट टाइम है या कंसंट्रेशन टाइम है आर्क का, कंसंट्रेशन क्या मतलब कि आर्क कितनी देर कंसंट्रेट रह पा रहा है बेस मेटल के साथ, वो घट जाएगा, वो आपका घट जाएगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है आपको ये याद रखना है, इससे, ठीक है, हाँ, इससे क्या होता है बच्चों, अब इससे ये थोड़ा सा ना मिक्स रिस्पॉन्स है एक तरीके से, आपको ये याद रखना है, ये मिक्स इनप्रो। तो इससे क्या होता है, विड्थ ऑफ वेल्ड डिक्रीज होती है, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, विड्थ ऑफ वेल्ड डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होती है बच्चों, और पेनिट्रेशन
penetration will also, sorry, width increase हो गया, आई एम सॉरी, width will increase, width increase होगी, और जो penetration है वो आपका decrease हो, decrease, penetration will decrease. समझ में आई बात? ठीक है, width आपकी increase होगी और penetration आपका decrease होगा. ये थोड़ा सा mix response है, mix response है. लेकिन अगर if speed is increased, ये भी याद रखना, increase very slowly, then penetration increases. याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा मिला है. वैसे तो जनरली एग्जाम में तो सिर्फ इतना पूछ लेता है, इतना बताएंगे आप, काम खत्म. लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि अगर स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो पेनिट्रेशन को इंक्रीज भी किया जा सकता है. पेनिट्रेशन को इंक्रीज भी किया जा सकता है. क्यों? आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि जो आर्क होता है ना, वो बहुत कम बेस मेटल को लिक्विफाई कर पाता है. ठीक है, एज, इसी का रीजन दे रहा हूं, एज मेटल अंडर आर्क will melt as metal under arc will melt in very less quantity and heat will be conducted by solid base metal ठीक है, till full depth of plate thickness. लिक्विड क्या करेगी? कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेगी, बट बहुत कम, क्योंकि लिक्विड मेल्ट हुई है तो रिमेनिंग जो बचा हुआ सॉलिड है वो आपका हीट को नीचे तक लेके जाएगा, प्लेट के थिकनेस में ज्यादा से ज्यादा नीचे तक लेके जाएगा. इस वजह से आपकी ऐसा करने पर पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? ठीक है, तो अब इसका भी एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि क्या हुआ होगा. वही एक प्लेट बना लेते हैं, बेस प्लेट. ठीक है, ओके. अब यहां पर हम वेल्ड लेंगे. अब मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बेसिकली पेनिट्रेशन घटेगा, विड्थ बढ़ेगी बेसिकली. ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आपकी वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज होगी. ठीक है, हाँ, ठीक है. तो इसको बस ऐसे समझना है आपको, एज वेल्डिंग स्पीड इंक्रीजेस कांटेक्ट टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है. इसकी वजह से विड्थ ऑफ वेल्ड इंक्रीज हो गया, पेनिट्रेशन आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, पेनिट्रेशन डिक्रीज होगा. तो मान लीजिए पहले पेनिट्रेशन इतना मिल रहा था, अब थोड़ा सा ऐसे मिलेगा, और बढ़ा देंगे तो बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ऐसे. ठीक है, ठीक, ऐसे मिलेगा. ठीक, तो मान लीजिए आपकी 30 सेंटीमीटर पर मिनट है, ये आपकी 40 सेंटीमीटर पर मिनट है, और ये आपकी 50 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, हाँ, 50 सेंटीमीटर पर मिनट है बच्चों, याद रखना. ठीक, ओके. नेक्स्ट पैरामीटर इज इलेक्ट्रोड पोजीशन. इलेक्ट्रोड पोजीशन.
दो तरीके से इलेक्ट्रोड हो सकता है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए आपकी बेस प्लेट है, ठीक है, ये आपका, और ये वेल्डिंग डायरेक्शन है, ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज द वेल्डिंग डायरेक्शन, ठीक, ओके। तो मान लीजिए ये आपका वेल्ड बीड ऐसे है, ऐसे, दिस इज द वेल्ड बीड। तो इलेक्ट्रोड अगर वेल्ड बीड की तरफ झुका हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोड कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रोड कुछ ऐसे है, ठीक है, ये क्या हो गई, वेल्डिंग डायरेक्शन, वेल्डिंग डायरेक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये किस तरफ झुका हुआ है, बीड की तरफ, इट इज टिल्टेड बीड की, तो इसे कहते हैं बैकवर्ड टिल्ट। क्या कहते हैं बच्चों से, बैकवर्ड टिल्ट, इसे बैकवर्ड टिल्ट कहते हैं बच्चों। और दूसरी लैंग्वेज में बच्चों हम इसे, दूसरी लैंग्वेज में हम इसे फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोर हैंड वेल्डिंग, फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, अब इससे क्या होता है बच्चों, ये समझिएगा। मोल्टन मेटल जो होगी, लिक्विड मेटल की, फ्लक्स की, मोल्टन मेटल, ठीक है, मोल्टन मेटल will be under, ठीक है, will be under arc। जो मोल्टन मेटल होगी वो ठीक आर्क के नीचे होगी, ये आपका आर्क बन रहा है, ये दिस इज द आर्क, ठीक है, ठीक इसके नीचे होगी बच्चों। तो इससे क्या होगा बच्चों कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और रीइंफोर्समेंट दोनों रिड्यूस होंगे, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन and reinforcement will decrease, ठीक है, जबकि width of weld will increase, width of weld आपकी इंक्रीज होगी, याद, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मान लीजिए आपका जो बेस मेटल है, मान लीजिए वो ये है, वो इस तरीके से है, ठीक है, वेल्डिंग डायरेक्शन वही है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, और वही आपका क्या है बच्चों, ये सॉलिडिफाइड मेटल, यानी कि वेल्ड बीड है, वेल्ड बीड है। अब आपका जो इलेक्ट्रोड है बच्चों वो ऐसे है, ये आर्क है, अब इलेक्ट्रोड ऐसे है, तो इसे कहते हैं बच्चों फॉरवर्ड टिल्ट। इसे क्या कहते हैं बच्चों, फॉरवर्ड टिल्ट। आपको क्या देखना होता है, वेल्डिंग स्पीड, अगर वेल्डिंग स्पीड के अलोंग झुका हुआ है इलेक्ट्रोड तो उसे फॉरवर्ड कहेंगे, और अगर वेल्डिंग स्पीड के अपोजिट झुका हुआ है तो उसे बैकवर्ड कहेंगे, ठीक है, हाँ। और फॉरवर्ड टिल्ट हो गया बच्चों। अब इसी फॉरवर्ड टिल्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बैक हैंड वेल्डिंग, ठीक है, बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। अब क्या होगा, अब जो आपका प्रेशर है आर्क का, जो आर्क का प्रेशर है बच्चों, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चों, वो आपका स्कूप करेगा, स्कूप मतलब खोद के निकालना किसी चीज को, जैसे आइसक्रीम को स्कूप करते हैं ना, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, आर्क प्रेशर स्कूप्स बेस मेटल, ठीक है, टू अ हायर डेप्थ, अब ये ऐसा आर्क ना खोदने का काम करेगा, बेस मेटल को लिक्विफाई करके निकालेगा, क्योंकि प्रेशर लगता है ना आर्क का लिक्विड मेटल पे, तो उसे खोद के निकालेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेप्थ
बढ़ेगी, इससे क्या होगा बच्चों कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन विल इंक्रीज। अब कोई चीज खोद के ऊपर आएगी अगर, तो वो ऊपर ही तो सॉलिडिफाई होगी, तो रीइंफोर्समेंट भी बढ़ेगा। डेप्थ ऑफ प्रेशर एंड रीइंफोर्समेंट, ऐसे लिखना था, सॉरी मुझे, डेप्थ ऑफ प्रेशर एंड reinforcement will increase क्योंकि वो जब कोई चीज खुद के बाहर आएगी बच्चों, तो वो यहीं तो सॉलिडिफाई होगी इस तरीके से, तो रीइंफोर्समेंट आपका ज्यादा होगा, वहीं सॉलिडिफाई हो जाएगी वो, तो रीइंफोर्समेंट आपका ज्यादा देखने को मिलेगा यहां पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर वेल्ड बीट ज्योमेट्री जो है बच्चों, वो आपकी ज्यादा विड्थ की और कम पेनिट्रेशन की मिलेगी, ठीक है। जबकि यहां पर रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगा, विड्थ कम होगी और पेनिट्रेशन भी ज्यादा होगा, इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं विड्थ ऑफ वेल्ड डिक्रीज, ठीक है। अगर करंट के साथ छेड़छाड़ नहीं है तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे विड्थ बढ़ती है पेनिट्रेशन कम होता है, जाहिर सी बात है, अगर कोई एक चीज को मैं खींचूंगा तो उसकी थिकनेस कम होगी, जस्ट लाइक टेंसाइल फोर्स, ओके। तो वही विड्थ और पेनिट्रेशन में रिलेशन है, लेकिन करंट में ऐसा नहीं है। करंट के साथ सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसके साथ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा हर हालत में, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ओके, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका कि कैसे हम लोग प्रोसेस पैरामीटर की मदद से इस चीज को समझ सकते हैं कि पेनिट्रेशन कम होगा ज्यादा होगा, ओवरऑल वेल्ड शेप के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट अगर आपको जानने हैं ना, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और हमारी जो ऐप है उसको भी जरूर सब्सक्राइब डाउनलोड करें, मेक इट इजी लाइव क्लासेस, ठीक है, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म फॉर एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए बेस्ट है बच्चों, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर एक पूरी टीम है जो कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए मैकेनिकल कंटेंट बनाने में लगी हुई है, और सिर्फ मैकेनिकल की ही यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।